अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर 112 स्टार्ट करते हैं जी। वैसे तो सिलेबस हमने एंड कर ही दिया था 111 में, बस ऐसे ही दो चार चीज़ें छोटी मोटी पेंडिंग थी, तो वो डिस्कस करते हैं और स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करने हैं 10 से 15 मिनट के लिए। तो स्टैंडर्ड्स अरेंज करके बैठिएगा। जो रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 4 स्टैंडर्ड्स रह गए थे, 23 और IS-23, IS-8, EPS और कैश फ्लो, ये 4 हाईलाइट होने से रह गए थे। अच्छा जी, कैश फ्लो का टॉपिक है। इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशंस। कैश की डेफिनेशन और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है, लेकिन ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, यहाँ से पढ़ लें, हाईलाइट करेंगे स्टैंडर्ड से। कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड, डिमांड डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट विच आर रीपेएबल ऑन डिमांड, और कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश। ठीक है, कैश खुद तो हो गया ना, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जो रीपेएबल ऑन डिमांड हो जाए, रीपेएबल वाले वो माइनस के साथ इधर आ जाते थे। कैश इक्विवेलेंट क्या है जी? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स जो कि रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश है, लेकिन उनके आगे ये भी बात लिखिए, विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट, यानी कि कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है चेंज इन वैल्यू का, ये कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। बाकी इन एग्जांपल्स को एक दफा आप सिर्फ एग्जांपल 1 को पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात है, इन्वेस्टमेंट किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं आप, ये भी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है। बाकी तो इजी आपको समझ आ जाएगा, एग्जांपल 1 पढ़ लीजिएगा इसके साथ। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आप आ जाएं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्सेशन। इंटरेस्ट पेड जो है, इसके बारे में सजेस्टेड क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी रखो। डिविडेंड पेड के बारे में सजेस्टेड है फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव के बारे में भी क्या था? इन्वेस्टिंग। ये सजेस्टेड है, बाकी अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी मौजूद हैं, लेकिन मैंने सजेस्टेड को ही हाईलाइट किया है, और ये बेस्ड हैं इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ IS-7। ठीक है जी। उसके बाद जी इस चैप्टर के अंदर अहम बात है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था आखिरी क्लास में, प्रेजेंटेशन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, इसमें ऑप्शंस हैं कि आप चाहो तो ग्रॉस डेटर्स को लो और फिर प्रोविजन को अलग से एडजस्ट करो नॉन कैश। ठीक है, और चाहो तो नेट डेटर्स ले लो। अब ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर सिंपल सा उन्होंने ग्रॉस डेटर्स को लेकर, ये देखो डेटर्स इन्होंने लिए हैं ग्रॉस, ठीक है, 500 और 480, ठीक है, डेटर्स ग्रॉस लेकर, लेकिन फिर मजबूरन इनको यहाँ पर पूरी प्रोविजन आप अपने हिसाब से करेंगे ना, पूरी प्रोविजन और डाउटफुल डेट का जो बैड डेट एक्सपेंस आता है अकाउंट, वो इन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। मैं बल्कि कर देता हूँ आपको अपने हिसाब से, हमने सवाल किया था वैसे। डेटर्स ब्रॉड डाउन 480, कैरी डाउन 500। ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजन और डाउटफुल डेट, ओपनिंग 12, क्लोजिंग 15। फिर वो कहता है जी बैड डेट 8 मिलियन का राइट ऑफ किया, प्रोविजन डेबिट, बैड रिटर्न ऑफ क्रेडिट। ठीक है जी, बताएं जी बैलेंसिंग बैड डेट एक्सपेंस क्या आ रहा है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है, 11 रुपये। अब हमने क्या करना है, हमने एडजस्टमेंट करनी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पता नहीं क्या है, सवाल के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश के अंदर और फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल के अंदर आते हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम में। ठीक है जी, ग्रॉस पर चलना है तो क्या करना है, आपको ग्रॉस डेटर्स लेने पड़ेंगे, यानी 480 माइनस 500 कितना बना? 20। कोई और चीज़ तो नहीं है छुपी हुई? ठीक है, 20। और फिर मजबूरन आपको प्रोविजन का चेंज भी लेना पड़ना है। मैंने कहा था इसको ऐसे ही लो जैसे लायबिलिटी बढ़ गई है, याद आ रहा है आखिरी क्लास में? तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट तो कैश फ्लो, डेबिट यानी पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव के साथ? लायबिलिटी बढ़ी है कि कम हुई है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बैड डेट एक्सपेंस भी तो हमने हमने ग्रॉस डेटर्स लिए हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है? बैड डेट ऑफ 8 मिलियन वर ऑल्सो रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ये राइट ऑफ हुए हैं दौरान साल। ठीक है, तो 500 तक आते आते ये माइनस हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा पॉज कीजिएगा भाई, पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने आपको कहा था कि जब आपने यहाँ पर ग्रॉस डेटर्स ले लिए, ये हमने कौन से डेटर लिए हुए हैं जी? ग्रॉस। ठीक है, तो फिर आपको मजबूरन एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश के अंदर या एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल में बकायदा लिखना चाहिए था डेटर्स। ठीक है जी, डेटर्स। अब मैंने यहाँ पर ग्रॉस नहीं लिखा क्योंकि मैंने नेट भी यहीं पे सामने शो करना, ये ग्रॉस लिखा हुआ। तो ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते आते डेटर्स में क्या आया है? इंक्रीज कितने का? 20 का। डेटर्स बढ़े तो डेटर्स डेबिट, तो कैश क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने आपको कहा था प्रोविजन के साथ भी ऐसा ही कर लेना। ठीक है, वो 12 से 15 तक आते हुए प्रोविजन क्या हुई है? बढ़ी है। प्रोविजन क्या है? उसी तरह से कर लो, बिल्कुल उसी तरह से कर लो जैसे यहाँ पे सोचा था, ऐसे कहा था ना, प्रोविजन 3 रुपए से बढ़ी है। प्रोविजन का अगर ये लेट से लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट होगी, दूसरे पे कैश पे क्या पड़ेगा? तो नेट क्या बन गया? नेट क्या बन गया? नेगेटिव 17। अच्छा, अब ये जो आई कैप ने सोल्यूशन दिया हुआ है, इसमें इन्होंने 28 को नेगेटिव किया, पता नहीं क्या किया हुआ इन्होंने, आप खुद देख लीजिएगा, और 8 और 3 11 पॉजिटिव है, इन दोनों का नेट करें तो क्या आता है? नेगेटिव 17। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? ठीक है, अच्छा तो हमने इस तरीके को नहीं अपनाना, हम अपने तरीके पे चलेंगे। ये बात कंक्लूड हो गई? बोलो। अच्छा, अब मैंने कहा था 2 ऑप्शन हैं, ग्रॉस पे चलना है, अगर ग्रॉस डेटर्स पे चलना है तो फिर प्रोविजन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आप चलते हो नेट डेटर्स के ऊपर, ठीक है, तो नेट डेटर्स क्या है? 480 माइनस 12, 500 माइनस 15, ये हुआ पड़ा, यहीं से उठा लो। ठीक है, ये 468 ओपनिंग है और 485 क्लोजिंग है। दोनों का डिफरेंस कितना है? ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते हुए बढ़ रहे हैं, बढ़े तो डेबिट दूसरे पे कैश पे नेगेटिव 17। तो बोलो इन दोनों का डिफरेंस यही है ना, 468 और 485 का दोनों का डिफरेंस 17 है ना। ठीक है, तो 17 से डेटर्स बढ़े तो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन
मैंने आपको मशवरा दिया था, पर्चे के अंदर अगर डाटा अवेलेबल हो प्रोविजन का, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट मेथड, क्या मतलब, एडजस्ट द प्रॉफिट फॉर बैड आउटवर्ड एक्सपेंस भी, मतलब उन्होंने जैसे कहा यानी ग्रॉस, नीचे कौन से रिसीवेबल लो, ग्रॉस। तो ये वाला तरीका अपनाना है अगर एग्जाम के अंदर जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो तो, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रॉस वाला तरीका अपनाने का कहा था, ठीक है। तो ये जरा देख लीजिएगा, इस एग्जाम्पल से परेशान ना होइएगा, तरीका ये वाला रखेंगे तो बात वहीं पर आ जाती है जैसे हमने किया डिस्कस, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार आपने रीड ओनली करना है, ठीक है जी। बल्कि मैं इसको रीड ओनली कह देता हूं, जब भी रिवीजन करें तो इसको एक बार पढ़ लेना है आपने, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की यूजफुलनेस क्या है, ये की इंडिकेटर हैं और बताते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ एंटिटी ने कितने कैश फ्लो जनरेट किए हैं, ठीक है, ताकि ये इनकी जो है वो ऑपरेशंस को चला सकें या नहीं। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करती हैं कि कितने एक्सपेंडिचर किए हैं हमने जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कैश फ्लो जनरेट करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताती है कि जी फ्यूचर कैश फ्लोज के क्लेम करने वाले कितने लोग हों। तो ये एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा आइडिया होता है कि एमसीक्यू में ना आ जाए, ठीक है। इसी तरह से इस कंपैरिजन को भी आपने एक बार पढ़ना है, जब जब रिवीजन करनी है एक बार जस्ट इसको एक रीडिंग दे देनी है, ओके, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा, रह गया था आखिरी दिन, पता नहीं उस वक्त रह गया फिर रह गया वो था जी, ट्रायल बैलेंस से हमने कहा था कि कैश फ्लो का सवाल बनाना भी आ सकता है। तो भाई बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ये सवाल मैंने इसलिए करवाना था कि एक मैंने इसके अंदर आपको विद दिस, ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ तक, एक तो मैंने ये एडजस्टमेंट समझानी थी, दूसरा मैंने आपको ये कैपिटल जो लिखा हुआ है इसके अंदर ये जो तरीका इसने किया है, ये प्लस प्रॉफिट चूंकि कैलकुलेट नहीं है तो इस एडजस्टमेंट को समझाना है। बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, अगर ट्रायल देगा तो मजबूरन उसको फिर ओपनिंग जो है वो स्टार्ट ही करवाना पड़ेगा, वरना फिर ट्रायल वाली बात तो ना रही ना, सिर्फ क्लोजिंग ट्रायल दे दे तो फिर ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएंगे। तो या तो वो बैलेंस शीट देगा, अगर ट्रायल वाला देगा भी सही तो ये काम उसके लिए जरूरी है कि वो कमेंस कराए बिजनेस, ताकि ओपनिंग आप जीरो ले सकें, वरना आपको पता है ओपनिंग क्लोजिंग दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। या फिर आप खुद अज्यूम करोगे कि ओपनिंग पहला बिजनेस का साल और ओपनिंग जीरो, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था कि हर ओपनिंग ने क्या होना था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ओपनिंग सारे के सारे क्या होने थे, जीरो। 31 दिसंबर 13 पे आपने क्लोज करना था, ठीक है। तो इसलिए ये तो मसला रहा, ठीक है। अब जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो कैश एंड बैंक है, क्लोजिंग है, बैंक ओडी क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, सारे ही क्लोजिंग पड़े हुए हैं, ओपनिंग जीरो। एक बात ये डिसाइड हो गई। दूसरी बात, इनको पकड़कर, ये मैंने टेक्स्ट को बीच में छोड़ दिया, इनको पकड़कर आपने यूज कर क्या निकालना था, बोलो। हाँ जी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी, फिर ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर एड मिसलेनियस इनकम, मैं वही तरतीब रख रहा हूँ जो वहाँ लिखी हुई थी, लेस फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं, हमें यही चाहिए होता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। एक ये टिप इसके अंदर के प्रॉफिट खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी आप कर लेंगे, उसने बताया हुआ है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन पड़ी है 9 मिलियन, इसके अंदर डेप्रिसिएशन पड़ी है 6.25 मिलियन। तो जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है तो उसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन यहाँ पे एज इट इज उठा के लिख लेनी है, 9 + 6.25, ठीक हो गया। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग जीरो है, ओपनिंग जीरो है ये, और ठीक है। अच्छा, इसी तरह से डिस्पोजल वाले एसेट के बारे में उसने बताया हुआ, इसकी डेप्रिसिएशन अब तक की कितनी थी, 0.25, वो यहाँ पे आ जाएगा। इनके सवाल खुद ब खुद होते हैं, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आप लोगों ने किया इसलिए नहीं, मैंने करवाया, मैंने कहा था करवा दूंगा, आपने भी कहा चलो सर करवा देंगे, तो छोड़ दिया, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो मतलब की दो बातें उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहली बात कहाँ पे करूँ, यहाँ भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात कहता है गैलेक्सी ब्रदर्स कमेंस देयर बिजनेस ऑन जनवरी 13 विद कैश ऑफ 50 मिलियन। ये कैपिटल है इन द फॉर्म ऑफ कैश, बिल्डिंग है 25 मिलियन, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फिक्स एसेट, मोटर व्हीकल है 1.4 मिलियन, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मोटर व्हीकल एसेट। तो इन सब की एंट्री क्या होनी थी, इन सब की एंट्री ये होती है, कैश डेबिट अलग अलग करनी है, अलग अलग कर लो, कैपिटल क्रेडिट 50 से, फिर फिक्स एसेट अगर इन्होंने इकट्ठा रखा हुआ तो हम भी इकट्ठा, पीपीई रखा हुआ, चलो आसानी हो गई, पीपीई डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, कैश नहीं जा रहा किससे, 25 मिलियन से, फिर पीपीई डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 1.4 मिलियन। भाई अगर उन्होंने घर से फिक्स एसेट ले आए तो वो कैपिटल ही कहलाता है ना, उन्होंने घर से जो लाएगा वो, तो इसलिए आपके सवाल के अंदर ये एंट्री होनी थी। सबसे पहले तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश को तो आपने लेजर बनाना नहीं होता, शेयर कैपिटल लेजर में एक ये 50 आना है, ओपनिंग तो जीरो होना था, ठीक है। फिर पीपी के लेजर में डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 25, फिर पीपी के लेजर 1.4 डेबिट और कैपिटल के लेजर में ये 1.4 क्रेडिट। अब कैपिटल का लेजर बन गया, कैपिटल का लेजर बन गया, कैपिटल का नाम क्या रखा उन्होंने, पार्टनर्स कैपिटल, पर कैपिटल लिख लो, कैपिटल, ओपनिंग कितना है, जीरो, कैश 50, पीपीई 25 और पीपीई 1.4 है, बोलो। अच्छा, ये देख लीजिए, समझ आ गई एंट्री, कैपिटल 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 क्रेडिट हो गया, डन। अच्छा जी, अब ट्रायल कौन सा गिवन है, ये देखो, ये क्या कह रहा है, पार्टनर्स कैपिटल, छोड़ो इस ब्रैकेट को, छोड़ो फिलहाल, ठीक है जी। पार्टनर्स कैपिटल 73.95 आ रहा है, क्या ये ओपनिंग हो सकता है, ओपनिंग कहां से आया, ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं, ओपनिंग तो मैंने जीरो लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये क्या है, क्लोजिंग 73.95। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल, क्या इस तक आते आते पैट ऐड हो चुका है, नहीं। उसकी वजह यह है कि ट्रायल के मुंह के ऊपर सारे इनकम एक्सपेंसेस अभी नजर आ रहे हैं, ये इनकम एक्सपेंसेस ट्रायल के मुंह पे पड़े हैं, मतलब भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बना, वो नहीं बना तो प्रॉफिट भी नहीं निकला, अगर वो नहीं निकला तो यहाँ पे क्रेडिट भी नहीं हुआ, इसमें ऐड भी नहीं हुआ। इसका मतलब अगर हम रीडू ही कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है, ठीक है।
मैं समझाता हूं, ये कैपिटल क्लोजिंग होता, इसमें से प्रॉफिट भी इसमें ऐड हो चुका होता अगर ट्रायल के फेस पे ये नजर ना आ रहे होते। ये नजर आ रहे तो मतलब 20 साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनना बाकी है। अगर वो बना नहीं है तो क्या प्रॉफिट निकला है? नहीं निकला। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं हम कि इस 73 तक आते आते प्रॉफिट ऐड हो चुका है? क्या हो चुका है? अभी निकला ही नहीं है, ऐड कहां से हुआ है? यहां तक को मसला बोलो। तो इस 73 तक आते आते प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ। डन। तो मैं रीडू करना है ना, तो मैं इसको लिखूंगा भी नहीं, लिख दिया यहां पे प्रॉफिट निकाल के तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया ना कि कैश आया नहीं, वैसे कैश इतना ही आया है बाय द वे। ठीक है, लेकिन अब आते हैं इस लाइन की तरफ। ड्राइंग्स उसने फेस पे नहीं दी, बल्कि कहता है पार्टनर का जो कैपिटल है 73, इस तक आते आते ड्राइंग्स लेस हो चुकी हैं। इसका मतलब यहां तक आते आते ड्राइंग्स लेस हो चुकी हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम अब इसको बैलेंस करें और इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाए तो वो क्या होंगी? ड्राइंग्स। इसको यहां डालने से गलती हो जाएगी, समझ आ गई ना? हमने उसी का अकाउंट दोबारा बनाया जिसमें उसने ये सारी चीजें इधर क्रेडिट की हैं, डेबिट करके रेलेवेंट जगह पे, और क्लोजिंग तक आते आते वो ड्राइंग्स माइनस कर चुका है, इसलिए तो ट्रायल के फेस पे डेबिट साइड पे ड्राइंग नजर नहीं आ रही। नेट कर दिया उसने, कितना बनता है बैलेंसिंग जी? 2 पॉइंट। लो जी, ये ड्राइंग्स की फिगर है, ये भी आपकी कैश फ्लो में ड्राइंग्स या डिविडेंड पेड जैसे आता तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। ठीक है, इसको क्यों नहीं लिखना, ये समझ आ गया? और ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली, अगर इसको लिख देंगे तो ये फिगर गलत हो जाएगी। ये सही नहीं है क्योंकि वो यहां से होते हुए इसको माइनस करके यहां पे पहुंचा हुआ है, तो हमने उसी को रीडू करना था ना, ये तो भी निकला ही नहीं था, उसी को रीडू किया है। हम कौन सा बैलेंस शीट बना रहे हैं कि शेयर कैपिटल हमने सही करके लिखना, प्रॉफिट ऐड करना, रिटेन नहीं, हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें पीबीटी से स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने यहां पे आपको पीबीटी पे रोक दिया। यहां से चलो आगे, बस ठीक है, आपको क्या जरूरत है पैड लिखने की, और यहां पे पता लग गया आपको, सारा साल ये पहला साल ही। ठीक है, इस सवाल में और कुछ भी नहीं था। ठीक है, ओके डन। इसमें और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसलिए एक दफा कर जरूर लेना कि अगर इस तरह को सवाल आ जाए तो आपको करना आता हो। कैश फ्लो अच्छी खासी तैयार है, ऐसे इस वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए। बाकी ये सिंपल सी एडजस्टमेंट है बिल्कुल। ठीक है, सेटलमेंट इंश्योरेंस क्लेम का आया है 1.8 मिलियन की वो कार थी जितनी डेप्शिट हो चुकी थी। सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कहीं लिखा होगा ना, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम कहीं लिखा होगा सवाल के अंदर, कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेट लॉस ऑफ 0.35 ऑन सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा, ये कोई नेट लॉस की फिगर दे दिया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने उसकी कॉस्ट बता दी, यहाँ पे बुक वैल्यू बता दी है, तो शायद वो फिगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, और वो भी आपको पता है कि कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये इंशाल्लाह मैनेजेबल है आपसे सवाल। ये बस थोड़ी सी अजीब बात, एक तो प्रॉफिट निकालना, दूसरा ये थोड़ी सी अजीब बात थी, इसलिए मैंने ये समझा दी, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, कैश फ्लो के टॉपिक में तो बस यही बातें थी कुछ मेरे सामने जो मैं चाह रहा था कि हम कर लें। अब ये स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, ये हाईलाइट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अगले 10 मिनट में ये स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करके साइड पे हो जाए। ठीक है जी, IAS 23 जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर आपने पैरा 5 के अंदर ये 2 डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लेना है। Borrowing cost, interest, other cost that an entity incurs in connection with borrowing of funds, a qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. एहतियातन कर लें, वैसे तो आपको ये बातें पता ही हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल्स भी वैसे यूज करनी पड़ सकती हैं। डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्वालिफाइंग एसेट। क्या इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है? बोलो। अगर बनने में अच्छा हवाई जहाज बनाते हैं हम और बेचते हैं तो वो बनने में 2 साल लगने हैं, बैरी जहाज बनने में 3 साल लगने हैं, उस पर इंटरेस्ट अगर लिया, लोन लेकर बना रहे हैं, उसको इंटरेस्ट दिया उस पर, तो वो एसेट कॉस्ट में ऐड होगा। तो इन्वेंट्री कैन बी या क्वालिफाइंग एसेट। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटीज, इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर कोई बनवा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर लगाने के लिए, 3 साल लगे इंप्लीमेंटेशन, कोई ERP सॉफ्टवेयर है, बहरहाल आपके सिलेबस में नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, दिस कैन बी क्वालिफाइंग एसेट। बियर प्लांट या IAS 41 के अंदर होता है, ये भी PPE ही होता है एक तरह का, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ भी आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं सिवाय पैरा 17 के। इसके अंदर बीच में अगर कोई हाईलाइट पिछली बार करवाया भी था तो खैर इजाफी है, कोई नहीं मसला। पैरा 17 पे आ जाए। एन एंटिटी शैल बिगिन कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ऑन द कमेंसमेंट डेट। अब कमेंसमेंट डेट क्या याद है, मैंने आपको कहा था कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सीजेशन, वो बेसिकली कमेंसमेंट यहां से उठा हुआ है और सीजेशन यहां से उठा हुआ है। वो जो हम रूल बनाते थे, स्टैंडर्ड की बात ही होती थी ना, कमेंसमेंट कब करो जी? द कमेंसमेंट डेट फॉर कैपिटलाइजेशन इज डेट व्हेन एंटिटी फर्स्ट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जिसको हमने कहा था लेटर ऑफ। लेटर ऑफ मतलब होता है जब सबसे आखिरी वाली डेट जो लेनी है, तो मतलब सारे पूरे हो चुके हैं ना, तो कहता है सारी चीजें पूरी हो जाए। कौन सी? एंटिटी ने इनकर के एक्सपेंडिचर फॉर एसेट, हमने इसको कहा था कंस्ट्रक्शन पेमेंट, इनकर्स बोरिंग कॉस्ट, लोन रिसीव होता है तो बोरिंग कॉस्ट इनकर होने लग जाती है, और अंडरटेक एक्टिविटीज दैट नेसेसिटी टू पे द एसेट फॉर इट्स वर्क स्टार्टेड। तो वर्क स्टार्टेड, इंटरेस्ट, लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड और कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये तीनों जब पूरे हो जाएं, हमने भी यही कहा था लेटर ऑफ दीज 3 डेट्स। ठीक है, ये कमेंसमेंट डेट थी। सस्पेंशन बीच में आई थी, हमने कहा था सस्पेंशन वो जो रूटीन हो उसको इग्नोर करना है, जो नॉन रूटीन हो उसको कंसीडर करना है, उतने अरसे की कैपिटलाइजेशन को रोकना है। अब उसने यहां पे कैसे लिखा हुआ इस बात को, मुश्किल अंग्रेजी स्टैंडर्ड की। एन एंटिटी शैल सस्पेंड, रोक देगी कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स in which it suspends the active development of a qualifying asset। एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई है, एक्सटेंडेड पीरियड, रूटीन पार्ट नहीं है। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, PCC डाल के उसको 15 दिन छोड़ना ही छोड़ना है। अब ये कोई एक्सटेंडेड पीरियड नहीं, रूटीन पीरियड है, इसमें एक्टिव डेवलपमेंट रुकी नहीं हुई, वो पार्ट है उसका। ठीक है, लेकिन अगर लेबर स्ट्राइक में चली गई 1 महीने के लिए तो क्या है, एक्सटेंडेड पीरियड हो गया, 1 महीना तो इजाफी पड़ गया ना, उसमें कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो सस्पेंड करो। और सीज कब कर दो, रोक कब दो? An entity shall cease capitalizing borrowing cost when substantially all the activities necessary to prepare qualifying asset for its intended use or sale are complete। MCQ में एक आधा पॉइंट आया भी हुआ था जब हमने MCQ किए थे। ठीक है, अब आगे ना पैरा 23 के अंदर लिखा हुआ है कि कब
सब्सटेंशियली सारी एक्टिविटीज को हम समझेंगे कि पूरी हो गई हैं, पढ़ के देख लो। एन एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज कंप्लीट इवन दो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट स्टिल कंटिन्यू इफ माइनर मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन ऑफ a property to purchasers or user specification are all that are outstanding. This indicates that substantially all the activities are complete. ठीक है, उसके बाद ये डिस्क्लोजर है, an entity shall disclose the amount of borrowing cost capitalized during the period. ठीक है जी, और the capitalization rate used to determine the amount of borrowing cost eligible for capitalization. ये मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, ठीक है, बस IS 23 में इतना ही था हाईलाइट करने के लिए। और IS 8 पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, IS 8 के अंदर आप आए डेफिनेशंस पे। ये 3 डेफिनेशंस अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन है, पैरा 5, अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की डेफिनेशन है, ठीक है, इनको हाईलाइट कर लीजिए, पूरी एमसीक्यू में काम आ जाती है। और प्रायर पीरियड एरर्स की डेफिनेशन है अगले सत्र पे, ठीक है जी, ओके। बस इन्हीं को जितना हाईलाइट किया हो इतना ही हाईलाइट कर लें, बस देख लें, इससे कम भी करना चाहें तो बेशक कर लें, पता लगे बस आपको। उसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, ये 2 डेफिनेशन हाईलाइट करें, एमसीक्यू में काम आ सकती हैं। पता आपको है, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो रिट्रोस्पेक्टिवली उसको अप्लाई करके लाना होता है, और चेंज और प्रायर ईयर एरर करेक्शन है तो उसको रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करके लाना होता है, ये मतलब दोनों में फर्क। उसके बाद जनाब आप आ जाएं कंसिस्टेंसी, पैरा 13 इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करें जी। और चेंज कब करें, 14 में लिखा हुआ है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी सिर्फ तब हो जब रिक्वायर्ड बाय एफआरएस हो या इट रिजल्ट्स इन, ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ इसे अंडरलाइन करने की जरूरत पड़ ना जाए, वैसे आपको ये पता है, ठीक है जी। उसके बाद फॉलोइंग आर नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसके अंदर आपके लिए सिर्फ इतना, एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी जो पहली बार आप कर रहे हैं, ठीक है जी, इस ऊपर वाले को छोड़ दें, और इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिसी टू रीवैल्यू एसेट इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी डेल्ट विद एज अ रीवैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद IAS 16। मैंने आपको कहा था कि IAS कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, ये है तो चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन IAS 8 इससे डील नहीं करता, IAS 16 करता है, यहाँ पे वही बात लिखी है। फिर अप्लाइंग चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या कहता है, एंटी शेल अकाउंट फॉर चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजंस, कोई प्रोविजन स्टैंडर्ड ने बताई, और अगर नहीं है कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन तो फिर रिट्रोस्पेक्टिवली। नेक्स्ट पैरा 22 है, अगर चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई किया जाए रिट्रोस्पेक्टिवली तो एंटिटी को क्या करना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंसेस को सही करना पड़ता है, और अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड तक जाना होता है, ठीक है जी। और अदर कंपैरेटिव अमाउंट्स जो है उनको भी जो है वो न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी के, मतलब यूं समझना जैसे हमेशा से वो डिस्क्लोज रही, मतलब हमेशा से वो अप्लाइड रही है अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर में अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, आपने उसको उसका नोट बनाया तो डिस्क्लोजर बनाया तो उसके अंदर क्या कुछ हो, इधर देखो जरा, करंट पीरियड और प्रायर पीरियड, याद है आपको मैंने कहा था अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज में करंट ईयर को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टाइटल बताओ, ठीक है, ट्रांजिशनल प्रोविजन है तो वो बताओ, नेचर ऑफ चेंज बताओ, फिर कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन है तो उनकी वो बताओ, फिर करंट और प्रायर पीरियड के लिए आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई एसओएफ भी बताओ, ईपीएस भी है तो बता दो, ठीक है जी। और अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू प्रायर पीरियड्स, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो सर्कमस्टांसेस बताओ, ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ इनको एक दफा यहाँ से हाईलाइट कर लीजिएगा, इधर देख लो, बस थोड़ा सा थोड़ा कर लो, टाइटल ऐसे ट्रांजिशनल प्रोविजंस, फिर नेचर ऑफ चेंज ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशनल प्रोविजन, करंट प्रायर पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंपैक्ट, और ईपीएस ये भी आपको बता दिया, और रीस्टेटमेंट हो जाती है ईपीएस पढ़ते हुए हमने देखा था, और फिर ये, ठीक है जी, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, ठीक है, तो फिर उसके सर्कमस्टांसेस भी बता दो, और अगर वॉलंटरीली ये चेंज कर रहे हैं तो वो मैंने आपको ना एक हमारी किताब में टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ये दोनों कंपैरिजन में है, तो टाइटल है या नहीं है, खैर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये ऊपर वाले जो थे वो ये थे, और वॉलंटरीली अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपके पास टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, उसी के हिसाब से यहाँ पे नेचर ऑफ चेंज बता दो, क्योंकि इसमें टाइटल ऑफ IFRS होगा नहीं, ट्रांजिशनल प्रोविजन भी नहीं होंगी, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं, इनको देख लीजिएगा, जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें याद ही हैं, ठीक है जी। ये एक मैंने आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट बताया था कि अगर मुश्किल हो रहा हो अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन एस्टीमेट में फर्क करते हुए, तो उसको चेंज इन एस्टीमेट समझ लेना, ठीक है। अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो चेंज है उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, ठीक है जी, पीरियड ऑफ चेंज में, और अगर आगे फ्यूचर में जाए तो उसके अंदर, ये आपने पैरा 36 में हाईलाइट कर लिया। डिस्क्लोजर के अंदर वो कहते हैं एंटिटी शैल डिस्क्लोज नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट दैट हैज इफेक्ट ऑफ करंट पीरियड और फ्यूचर पीरियड। नोट बनाते थे चेंज एस्टीमेट का, पहले थोड़ी अंग्रेजी डालते थे कि जी ये हुआ जिस वजह से एस्टीमेट चेंज हुआ है, और फिर प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट बताते थे करंट और फ्यूचर पीरियड्स का, वही लिखा हो। फिर 42 में एंटिटी शैल करेक्ट मटीरियल प्रायर पीरियड एरर्स रिट्रोस्पेक्टिवली, इनको भी पीछे सही करके लाना है। 43 प्रायर पीरियड एरर शैल बी करेक्टेड बाय रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इट इज इम्प्रैक्टिसेबल। और इसके डिस्क्लोजर के अंदर इंपॉर्टेंट बात, करंट पीरियड नहीं लिखा हुआ, अगर आप पॉलिसी चेंज की तरह से देखेंगे ना, यहाँ पे करंट एंड प्रायर दिखा के लाता हूँ, वैसे पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको कि पॉलिसी चेंज हो तो आपने करंट और प्रायर दोनों को चेंज करना होता है, ये देखें, और करंट एंड प्रायर पीरियड, जबकि यहाँ पर प्रायर पीरियड एरर के अंदर सिर्फ प्रायर पीरियड प्रेजेंट, ठीक है जी।
ये डिस्क्लोजर्स हैं, ये आपको बनाने आते हैं। यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर लेने से ज़रा तसल्ली हो जाती है कि यार हमें कुछ भूलने वाला नहीं। ठीक है जी, आइए 7 पे आ जाए। आइए 7 के अंदर कोई खास चीज़ें कोई नहीं है हाईलाइट करने वाली। ये 2 यूजेस बताए हुए हैं, ये कोई एमसीक्यू में आ जाए, किसी वक्त काम दे जाए तो हाईलाइट कर लो। जब आप वो थ्योरी पढ़ोगे ना हर रिवीजन में, जो मैंने आपका रीड ओनली उसके अंदर ये बातें लिखी हुई मिल जाएंगी, तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी, तसल्ली होगी, मुझे वो याद करने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ा तो मुझे पता है यहाँ पे ऐसी बात लिखी हुई है, बस ये करना है। ठीक है, तो एनेबल यूजर टू इवैल्यूएट चेंज इन नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, यूजफुल इन असेसिंग एबिलिटी ऑफ एंटिटी जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद एनहांसेस कंपेरेबिलिटी, फिर हिस्टोरिकल कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन ऑफन यूज्ड एज टाइमिंग, यूजफुल इन चेकिंग एक्यूरेसी इन असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कैश। ये सारे ना वो यूजेस लिखे हुए हैं जो आप वहां से पढ़ोगे। जब पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ भी लिखे हुए हैं, यार याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये पैरा मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि ये आपको बहुत सारी थ्योरी याद कराने से बचा लेगा। आपने जस्ट वो थ्योरी जो मैंने कही है पढ़नी है और यहाँ से रेलेवेंट चीज़ों को आपने हाईलाइट कर देना है। वैसे जो कोई करना चाहे तो ऐसे कर ले, मैंने किया तो इतना हुआ। ठीक है, डन। उसके बाद ये वो कैश और कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशंस आ रही हैं जो मैंने आपको कहा था पढ़ लेना वहां से, लेकिन यहाँ पे निशान लगा हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। कैश क्या है? कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल टू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश एंड व्हिच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। कोई रिस्क नहीं है उनका ज्यादा वैल्यू के अंदर चेंज आना। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की डेफिनेशन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चले है तो फिर हाईलाइट कर लेने में हर्ज नहीं। उसके बाद ये एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नजर आना चाहिए कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड क्लासिफाइड बाय ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो हम ये अलग अलग करते ही हैं, मैंने कहा चलो हाईलाइट करके बता दूं कि स्टैंडर्ड ने ऐसे कहा हुआ है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हाईलाइट कर लेने में हर्ज नहीं है। इससे फायदा ये हो जाएगा कि कोई अगर ऐसी एडजस्टमेंट आ जाती है जिसमें समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको यहाँ से हेल्प मिल जाए कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लोज क्या है जी? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये भी हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है जी, फिर फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, टू पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड सर्विसेज, पेमेंट टू ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, टू मतलब सैलरी, और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज मतलब प्रोविडेंट फंड वगैरह में पे करना। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंटिटी, क्या मतलब आपने प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस का और जलने पर फर्नीचर आपको उन्होंने क्लेम दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, कैश रिसीट और पेमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड, ये रहने दें, इसको रहने दें। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ एग्जांपल्स हैं पैरा 16 में। पेमेंट टू एक्वायर पीपीई इंटेंजिबल अदर लॉन्ग टर्म एसेट, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पीपीई इंटेंजिबल अदर लॉन्ग टर्म, पेमेंट टू एक्वायर एंटिटी इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटीज, डिबेंचर्स खरीद लिए किसी के, शेयर्स खरीद लिए किसी के, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस एंड लोन मेड टू अदर पार्टीज, ये कट नहीं रहे हैं, ये अंडरलाइन हो रहे हैं। ओके, और रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस और लोन्स। कुछ एग्जांपल्स हाईलाइट की, ज्यादा सारी नहीं की, सिर्फ ये कुछ कर ली। ठीक है, ताकि अगर कोई चीज ऐसी आज समझ ना आ रही हो, इनको ओपन करो। अच्छा हाँ यार, डिबेंचर्स से खरीदे हैं किसी के, अच्छा यार ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एग्जांपल में लिखा हुआ है, हमने एक बार पढ़ा था, ओपन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एग्जांपल्स, इसमें इशुएंस ऑफ शेयर्स की प्रोसीड्स आती हैं, डिबेंचर्स, लोन, नोट्स, बॉन्ड्स इशू करें तो उसकी प्रोसीड्स यानी पैसे इनफ्लो आता है, और रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह, बस ये 3। चौथा नहीं करना, बी भी नहीं करना, आपके लेवल पे नहीं है, काटना नहीं है क्योंकि फाइनल में आपके लेवल पे आ जाएगी ये चीज, लेकिन 3 हाईलाइट करें सिर्फ जो कहें। तो एक बार देख लें जरा, ये मेरा दिल है कि इनको हाईलाइट कर लें। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हाईलाइट करना है आपने। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हाईलाइट कर लीजिए। A B C D E F बस। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3 कर लीजिए, A C और D। देखो जो कोई बंदा भूल ही जाता है डायरेक्ट मेथड कौन सा था और इनडायरेक्ट कौन सा था, याद नहीं रहा, उसके लिए पैरा 18 है। पैरा 18 में लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड क्या है? वेयर बाय मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसीट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स आर डिस्क्लोज्ड, रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, रिसीव पेमेंट्स टू सप्लायर्स। ठीक है, ये भी नहीं समझ आता तो ये तो समझ आ जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है? वेयर बाय प्रॉफिट और लॉस इज एडजस्टेड, पीपीटी स्टार्ट करते थे एडजस्टमेंट्स करते थे। ठीक है, फॉर इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन कैश नेचर, डेफरल एक्रूअल्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, वो सारा कुछ, तो ये किसी को याद ना रहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ, और मेरे ख्याल में कोई और पैरा है नहीं जो मैंने हाईलाइट किया हो, फिर भी तसल्ली के लिए देख लेते हैं। बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, आपको कहा है मैंने। उसके बाद आखिरी स्टैंडर्ड हमारा ईपीएस का स्टैंडर्ड है, इसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, डेफिनेशन 2-3 इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो पैरा 2 में लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई पढ़ाया हुआ है। स्टैंडर्ड अप्लाई होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, किस एंटिटी की? जो लिस्टेड हो या जो इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हो, यानी लिस्टेड कंपनी लिस्टेड है या लिस्ट होने के प्रोसेस में है। ठीक है, उसके बाद एंटी डायलूशन और डायलूशन की डेफिनेशंस पैरा 5 में पढ़ी हैं, ये एमसीक्यूज में यूज भी की थी, मैंने उस वक्त भी पढ़ाई थी आपको। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको भी देख लीजिए। जी जी, IS 33 ये हमने एमसीक्यूज करते हुए इनको हाईलाइट किया भी था, बल्कि 1-2 एमसीक्यूज यहीं से, शायद ये वाला एमसीक्यू डायलूशन की डेफिनेशन थी, उसको हमने यहाँ से देखकर ही सॉल्व किया था। ठीक है, डायलूशन और एंटी डायलूशन सिर्फ इनको हाईलाइट कर लो, बाकी अपने मतलब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन अर्निंग होती है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अगली बात आपको पता है, यहाँ से ना लिखिएगा प्रेफरेंस शेयर कौन सा माइनस होता है, और शेयर्स कौन से होते हैं पैरा 19 में आके। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स शैल बी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। याद है आपको ये बातें? एहतियातन करा रहा हूँ, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें हाईलाइट के कुछ भूल जाए तो।
डायल्यूटेड ईपीएस के लिए पैरा 31 हाईलाइट कर लें, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डायल्यूटेड ईपीएस एन एंटिटी शैल एडजस्ट प्रॉफिट और लॉस एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ ऑल डायल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। यानी प्रॉफिट को भी और शेयर्स को भी आपने डायल्यूटिव पोटेंशियल, एंटी डायल्यूटिव जो होता था उसको इग्नोर करते थे ना, डायल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए हमने उसको एडजस्ट किया। उसके बाद जी आ जाएं आप, एक दो पैराज और भी करने हैं जी हाईलाइट। ये रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक बात की थी कि अगर बोनस सप्लिट कंसोलिडेशन या राइट इशू हो जाए, इस साल में हो जाए, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर ये इशू हैं, ये मामलात हैं, तो पिछले साल को भी रिस्टेट कर दो। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी हुई है। इफ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिसको बोनस इशू और शेयर स्प्लिट कहते हैं, या डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ रिवर्स शेयर स्प्लिट यानी कंसोलिडेशन, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस पर शेयर फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड शैल बी एडजस्टेड रिट्रोस्पेक्टिवली। यहाँ तक तो बात हो गई। अगली बात, यहाँ पर राइट इशू की बात नहीं की, वो हम ड्यूरिंग द ईयर वैसे ही करते हैं, लेकिन देखो, इफ दीस चेंजेस अकर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू। ये वो क्वेश्चन बैंक का 5 वो डायनामिक कौन सा था वो, जिसके अंदर हमारे साल के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमारे हाथ में ही है, बोनस इशू वाला हमने कहा था इसको भी अप्लाई करो। तो if these changes occur after reporting period but before financial statements are authorized for issue, the per share calculation of those and any prior period financial statements presented shall be based on new number of shares. The fact that per share calculation reflects such change in number of shares shall be disclosed. In addition, basic and diluted EPS for all period present shall be adjusted for effect of errors and adjustments resulting from change in accounting policies accounting for। यानी कि अगर कोई एरर हुआ है तो उसकी वजह से भी प्रीवियस को रीस्टेट करना है। और कोई बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन है, इवन हमारे साल में अभी हमारे फाइनेंशियल हाथ में है और अभी ऑथराइज नहीं हुई है, साल एंड होने के बाद भी हुआ है तो कर दो। लेकिन राइट इशू के बारे में यहाँ एक्सप्रेसली नहीं कहा गया, इसलिए राइट इशू अगर आपका मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर 2020 हमारा ईयर एंड है, हम मार्च में बैठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, अभी ऑथराइज नहीं हुई डायरेक्टर्स की तरफ से, राइट इशू हो गया, उसको ना पिछले साल पे डालना, बस ये मेरा मशवरा है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है स्पेशली, ठीक है। प्रेजेंटेशन पढ़ाया हुआ है आपको। ईपीएस में कहता है जी, अर्निंग पर शेयर इज प्रेजेंटेड फॉर एवरी पीरियड फॉर विच अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज प्रेजेंट। इफ डायल्यूटेड ईपीएस पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर लास्ट वन पीरियड शैल बी रिपोर्टेड इवन इफ इट इज इक्वल टू, ये बताया हुआ है ना आपको, पिछले साल थी तो इस साल भी हो। इफ बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस आर इक्वल, डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड। ये बातें सारी की हुई हैं यहाँ पे लिखी हुई है। कहता है अगर सेम है तो बेसिक एंड डायल्यूटेड एक लाइन में लिख दो। इफ एंटिटी प्रेजेंट्स आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज सेपरेट, इट प्रेजेंट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस इन दैट सेपरेट स्टेटमेंट। ये बताया हुआ है। अगर प्रॉफिट लॉस अलग सफे पे है, स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग सफे पे है, तो ईपीएस इस पे आनी चाहिए जिससे प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है ना, इतना ही सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, बाकी बात मैंने आपको वैसे खुद से बताई थी, अगर मुकम्मल होगा तो फिर उसके एंड में शुरू कर देंगे। ठीक है। डिस्क्लोजर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट 2 पैराज हैं, ए और बी, जिससे आपका डिस्क्लोजर बन जाएगा। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। अर्निंग्स को आपने पहले तो अर्निंग्स को आपने रेकंसाइल करना है। अमाउंट ऑफ न्यूमरेटर इन कैलकुलेटिंग बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस एंड रेकंसिलिएशन ऑफ दोस अमाउंट्स टू प्रॉफिट और लॉस एट्रिब्यूटेबल टू पेरेंट। ठीक है जी, पेरेंट एंटिटी छोड़ो। रेकंसिलिएशन शैल इंक्लूड इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यूज्ड एज डिनोमिनेटर इन कैलकुलेटिंग बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस, और उसकी रेकंसिलिएशन उन शेयर्स से जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो ये हमें बनानी आती है, सिर्फ ये 2 चीजें ध्यान के अंदर रखनी है। ठीक है जी, पॉज कीजिएगा जी जरा। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही है। बाकी फिर भी अगर कोई चीज़ किसी किस्म की नज़र आ जाती है तो मैं इंशाल्लाह, अब कल से मुझे ये सहूलत तो नहीं रहेगी अवेलेबल, तो मैं कैमरा लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो चीज़ शेयर कर लूँगा आपके साथ, कम्युनिकेट कर दीजिएगा आपको। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।